Then next topic is properties of fresh concrete. What are the various properties of fresh concrete? In this video we will discuss about the concrete of fresh concrete, like workability, segregation, aggregates, or some other properties. Properties of concrete, of fresh concrete, mainly depends on consistency, stability, uniformity, workability, and finishability. So basically consistency is defined as the number of quantities of water required for mixing a fresh concrete is known as consistency. कि हमें पानी कितना ज़रूरत चाहिए उस कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, जिससे कि हमें एक अच्छा मिक्स प्रपोर्शन बने, ताकि हम कंक्रीट को देन फर्दर यूज़ कर पाएँ. स्टेबिलिटी ऐसी एक टर्म है कि कंक्रीट को सेट होना, एक प्रॉपर शेप उसको मिलना आराम से, ताकि उस पर कुछ उनका जो भी है सेग्रीगेशन ना हो, ब्लीडिंग ना हो, कंक्रीट आराम से स्टेबल होने को स्टेबिलिटी बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मीन्स एकदम पैरेलल स्पेस में होनी चाहिए, एक अच्छा मिक्सचर बना हुआ होना चाहिए, अच्छी उनकी जो सरफेस टेक्सचर है वो अच्छी होनी चाहिए, उसको हम यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं. वर्केबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिस कंक्रीट को मेजर डिपेंड करता है. वर्केबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेशली कंक्रीट को हार्डन कंक्रीट में जाने के लिए, जैसे कि सारे इंग्रेडिएंट्स का एक ही जगह मिक्स करना, उनको इकट्ठा करके उस पूरे प्रोसेस को हम वर्केबिलिटी बोलते हैं. देन लास्ट इज फिनिशेबिलिटी. फिनिशेबिलिटी एक ऐसी टर्म है कि कंक्रीट को हम जब प्लेस करते हैं, कहीं भी स्लैब में हो या फिर फ्लोर्स में हो या कहीं भी उसको प्लेस करते हैं, तो एक अच्छा फिनिश मिले, एक स्मूथ सरफेस हमें मिले, और उस प्रोसेस को हम फिनिशेबिलिटी बोलते हैं. सो फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट डिपेंड ऑन प्लास्टिक और सेमी फ्लूइड, pliable and capable of being molded. The first point is be easily mixed and transported. Then be uniform, having good flow properties, be compactable, be segregation resistant, and be finishable. मिक्स्ड अच्छे से होना चाहिए, और जो भी हम उसको ट्रांसपोर्ट करें एक जगह से दूसरी जगह, फिर ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्मिटी अच्छी होनी चाहिए, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं फ़्लो होने की वो भी अच्छी होनी चाहिए, कंपैक्टेबल होना चाहिए इजीली, ताकि वो कहीं पे भी जुड़ सके, उसमें सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, और देन उसके बाद फिनिशेबल होना चाहिए, अच्छा फिनिश लास्ट पे होना चाहिए. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वर्केबिलिटी, हाउ वी विल मिक्स कंक्रीट, हाउ वी आर मिक्स कंक्रीट इन बाई workability. Workability like is defined as the proper mixing of concrete with using ingredients like cement, sand, aggregates and water. Process is known as workability. अगर हमारा workability अच्छा होगा तो हमारा जो भी है कंक्रीट उसमें फेलियर नहीं होगा. देन उसके बाद उसका स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा. स्ट्रेंथ अच्छा मिलने के बाद हमारा वो कंक्रीट क्या होगा, ड्यूरेबल होगा. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ consistency of a concrete. Basically consistency is considered a close indication of workability. The slump test, standard method for slumped hydraulic cement concrete, is the generally accepted method used to measure the consistency of concrete. The primary benefit of like slump test is that measure the consistency of from one batch of concrete. This process is known as consistency, which is used in concrete structures. This is the example of bleeding and settlement of concrete. Basically, bleeding is the development of a layer of water at the top or surface of freshly placed concrete. It is caused by settlement of solid particles and simultaneously upward migration of water. Shown in this image, some bleeding is normal and it should not diminish the quality of properly placed, finished and cured concrete. इस फोटो में इस जो एग्जांपल है इसमें ये दिखाई गई है कि जब भी हम कंक्रीट को कहीं भी प्लेस करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग कैसे ओकर होती है, तो ब्लीडिंग को हमें कंट्रोल कैसे करना होता है. नाउ आई विल टेल यू सम
defects in concrete, how defect is occurred. The following like defects are found in concrete are like voids in concrete, blowhole in form faces of concrete. तो voids in concrete means के honeycombing हो जाना concrete में, inadequate compaction हम अगर अच्छे से नहीं करेंगे कंक्रीट में, या सीमेंट पेस्ट का लॉस हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, कंक्रीट में वाइड्स होते हैं. लेकिन ज़्यादातर जो वाइड्स रहते हैं, जो खाली सरफेसेस रहते हैं, होल्स रहते हैं, वो कंपेक्शन अच्छी ना हो तो उसके कारण होता है. लेकिन हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम जो भी है इम्प्रूव कंपेक्शन, रिड्यूस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ पेस्ट. अब इनको प्रिवेंट करने का ये तरीका है कि हम जो हमारी कंपेक्शन है उसको हम अच्छे से करें. हम ये ध्यान दें कि हमारा लीकेज कम हो सीमेंट पेस्ट का, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं. और इन जो ये वाइड्स हैं कंक्रीट में, इनको भी बचा सकें, उनको अच्छे से फिल कर सकें. वो फिल होंगे किससे, अगर हमारी कंपेक्शन अच्छी होगी. देन नेक्स्ट हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है होल्स इन फॉर्म ऑफ फेसेस ऑफ कंक्रीट. जो कंक्रीट में सुराख रह जाते हैं, अच्छे से फिल नहीं हो पाते हैं, वो मतलब कैसे होते हैं. अनसूटेबल मिक्स डिज़ाइन एंड वी यूज़ ऑफ अनडिज़ायरेबल रिलीज एजेंट्स, इनएडिक्वेट कंपेक्शन. तो जो ये होल्स बचते हैं, ये हमारी डिज़ाइनिंग होती है कंक्रीट की, अगर वो अच्छे से ना हो या फिर हम इम्प्रॉपर कंपेक्शन करें, उसके कारण इसमें क्या होता है, होल्स बचते हैं. तो हम कौन कौन से तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं कंपेक्शन को, या फिर जो हमारा मिक्स डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा जो मटेरियल हो उसका हम यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये होल्स वगैरह बच सकते हैं और हमारे कंक्रीट को फेल होने से बचा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन इट इज़ कॉज्ड बाय हाई वाटर सीमेंट रेशो, इम्प्रॉपर मिक्सिंग. बेसिकली सेग्रीगेशन वो होता है कि कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करते हैं, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ज़्यादा हमसे पड़ गया, या एग्रीगेट ज़्यादा पड़ गया, या वाटर हमसे ज़्यादा पड़ गया, तो उनमें पार्टिकल का सेपरेट हो जाना, उस प्रोसेस को हम सेग्रीगेशन कहते हैं. इसमें हाई वाटर सीमेंट रेशो हो सकता है. पहला फैक्टर क्या है कि हम सीमेंट जो रेशो में पानी ज़्यादा डाल देते हैं, उसके कारण सेग्रीगेशन होता है. देन उसके बाद इम्प्रॉपर मिक्सिंग. अगर हमारी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ऑकर होता है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम मेज़र लेते हैं, इसमें यह है कि हम सबसे पहले जो सैंड यूज़ करेंगे वो एक अच्छी क्वालिटी की यूज़ होनी चाहिए. अच्छी सैंड यूज़ करेंगे तो वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, सेग्रीगेशन को कंट्रोल करेगी. देन उसके बाद जो भी हम मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उसकी अच्छे से होनी चाहिए, और देन जहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे वो अच्छे से होना चाहिए. वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए. कंपेक्शन हम अच्छे से करेंगे तो उससे बच सकता है. देन है क्रोजन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील. इट्स मीन कि जब भी हम स्टील का यूज़ करते हैं अपने स्ट्रक्चर में तो उसको क्रोजन लग जाता है, उसके कारण भी कंक्रीट में डिफेक्ट आता है. क्रोजन से जो भी सरिया हम यूज़ करते हैं, जो स्टील यूज़ करते हैं, वो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है. तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे कि जब भी हम स्टील को यूज़ करें तो उसको कहीं ऐसी जगह पे ना रखें कि जहाँ पे उसके साथ मॉइस्चर कंटेंट हो, जिससे कि उसको कोरोजन लगे. कोरोजन लगेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम अगर उसको अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ करेंगे तो वो एक डिफेक्टिव पार्ट बनेगा. वो कंक्रीट जब उस पर लोड आएगा तो वो लोड बेयर नहीं कर पाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के कारण है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए यह है कि उसके मॉइस्चर कंटेंट होने चाहिए, कहीं ऐसे गैरेज वगैरह में रखा जाए ताकि जब हम यूज़ करें तो वो क्रोजन फ्री हो. देन उसके बाद हम अच्छे से अगर प्लेसिंग करेंगे या जो भी हमारे डिफेक्ट्स बचेंगे तो उसका एक तरीका ये है कि जब तक हमारे कंक्रीट 28 डेज़ तक उसकी क्योरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है. अब क्योरिंग में भी बहुत सारे मेथड आ जाते हैं. पॉन्डिंग के थ्रू हम क्योरिंग करते हैं, पम्प्स के थ्रू करते हैं. तो ये ज़रूरी है कि जब तक हमारा कंक्रीट पानी एब्ज़र्व करेगा, वाटर को एब्ज़र्व करेगा, तब तक हमें उसको पानी देना है आफ्टर 28 डेज़ तक, ताकि वो अपनी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर सके.
अगर हम क्यूरिंग नहीं देंगे तो श्रिंकेज होना हो जाएगा, वो गिरने लग पड़ेगी कंक्रीट, जिससे कि हमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो धीरे धीरे फिर वो एक फेलियर हमारे लिए बनेगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम कंक्रीट को कहीं भी प्लेस करें तो एटलीस्ट 28 डेज़ तक हमें उसकी क्यूरिंग करनी है अच्छे से। एक दिन में कम से कम 3 बार क्यूरिंग करेंगे तो हमारा कंक्रीट एकदम हार्डन स्टेट में आ जाता है और फिर वो ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शहनाज अहमद मीर, फैकल्टी ऑफ डिप्लोमा डिपार्टमेंट, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। So today in our next lecture video, we will discuss about the proportioning of concrete mixture, like how we will mix the concrete, what are the various methods of mixture of concrete, which type of grade are used, and how we will achieve the strength of a concrete after number of days. So today's video we will discuss about these topics. The learning objective of this topic is to deliver the knowledge about proportioning of concrete mixture, like how we will mix the concrete with different types of grade, how we will take the different proportions of materials, and the learning outcomes are student will learn about the proportioning of concrete mixture. First of all, we will start from introduction. Mixture proportioning, the process of determining the quantities of concrete ingredients using local materials to achieve the specified characteristics of the concrete. A properly proportioned concrete mix should possess these qualities. First one is acceptable workability of freshly mixed concrete, then durability, strength and uniform appearance of hardened concrete. So mix proportional उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हम कंक्रीट की क्वांटिटीज़ को, कंक्रीट के क्वांटिटीज़ में जो लोकल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उनको हम कैसे मिक्स करें, उनका मिक्स प्रपोर्शन कैसे बनाएं। जितने भी लोकल मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, उनसे जो मिक्स प्रपोर्शन बनता है वो एक प्रॉपरली प्रोपोर्शन कंक्रीट मिक्स कैसे बनाएं। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, जो फ्रेश कंक्रीट होती है वो डिपेंड करता है उसकी वर्केबिलिटी पे। वर्केबिलिटी वो प्रोसेस होकर कि कंक्रीट को सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके फिर उसको मिक्स करना। देन अगर हमारी फ्रेशली वर्केबिलिटी अच्छी होगी तो उसे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी उस कंक्रीट की अच्छी होगी और एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगा हार्डन। जब वो सेट हो जाएगा, जब कंक्रीट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेट हो जाता है तो हम उसके बाद वो स्ट्रेंथ, वो ड्यूरेबिलिटी और जो हम अपीयरेंस है वो हम उसमें अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेलेक्टिंग मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मिक्सिंग डिपेंड करता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सेलेक्टेड मिक्स कंक्रीट बेस्ड ऑन the intent use of concrete, the exposure condition, the size and shape of members, the physical properties of concrete such as strength required for structure। तो सबसे पहले जो यूज़ है वो कंक्रीट का कि हम उसको एक अच्छे से जो मिक्स करें, एक अच्छा इंटेंट बना के हम उसको मिक्स करें, एक अच्छी फ्रेशली से हार्डन स्टेट में जब हो जाए ताकि हमें वो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। देन उसके बाद है एक्सपोजर कंडीशन, कि हम किन कंडीशन में मिक्स कर रहे हैं, कौन कौन सा जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो किस किस कंडीशन में है। और जाहिर सी बात है कि अगर गुड क्वालिटी का मेंटेन करेंगे तो हमें अच्छा एक्सपोजर मिलता है। देन नेक्स्ट है साइज़ एंड शेप ऑफ द मेंबर। अब किस साइज़ का वो उस जो भी हम एग्रीगेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो किस साइज़ में है एंड उसका शेप क्या है, किस पोजीशन में है वो। देन उसके बाद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट सच एज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। अब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि वो हमें जो भी हम उसमें मटेरियल यूज़ करें हम, ताकि उससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करें। तो ये जो 4-5 फैक्टर हैं ये कंक्रीट पे मोस्टली डिपेंड करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ at 28 days should specified,
The required compressive strength should be equal at the specified strength at 28 days plus the allowance to account of variation. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि जब हम कंक्रीट को कहीं भी प्लेस कर दें, कहीं भी उसको बिछा दें, कहीं भी उसकी फिनिशिंग कर दें, तो उसके बाद जो हमें 28 डेज़ के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है, कितनी स्ट्रेंथ मिलती है हमारे अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, अगर वो कंक्रीट उतना अचीव कर जाता है तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसमें यह है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी कैलकुलेशन 28 डेज़ के बाद ही हम पता कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ताकि हमें 99% स्ट्रेंथ मिले, चाहे जितने भी उसमें वेरिएशंस हों, अगर कुछ टेम्परेचर के कारण हों या फिर कोई दूसरी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ हो। तो कहने का मतलब कि जो भी हमें रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए 28 डेज़ के बाद किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो ड्यूरेबल रहे और उसकी जो स्ट्रेंथ मिले या फिर उसमें जो अपीयरेंस हो वो हमें अच्छी मिले। देन नेक्स्ट इज़ वाटर सीमेंटिंग मटेरियल रेशो। The water cementing material selected for the mix design must be lowest value required to meet the design exposure consideration. When the durability does not control the water cementing material, ratio should be selected on the basis of concrete compressive strength. वाटर सीमेंट रेशो मतलब कि हम कितना पानी मिक्स कर रहे हैं उस सीमेंट में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर सीमेंट मटेरियल रेशो। अगर हम जितना हमें रिक्वायर होगा, जितना हमें हमारा ग्रेड कहता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलना है, अगर हमें वाटर सीमेंट को मेंटेन करना है तो हमें आईएस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर बात करें किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो हमें वाटर सीमेंट रेशो क्या करना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए किसके बेसिस पे, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे। इन सच केसेस द वाटर सीमेंटिंग मटेरियल रेशो एंड मिक्स प्रपोर्शन फॉर द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ should be based on adequate field data and trial mixture with the actual job materials. Then the second most ingredient are used in concrete is aggregates. Two characteristics of aggregate have an important influence on proportioning concrete mixture because they affect the workability of the fresh concrete. They are grading, particle size and distribution, nature of particle, shape, porosity, surface texture. Grading is important for attaining an economical mixture because it affects the amount of concrete that can be made with a given amount of cementing material and water. एग्रीगेट एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट में, जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कंक्रीट को स्ट्रेंथ अचीव करने में। जैसे कि हम सबको पता है कि कंक्रीट में मिक्स करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एग्रीगेट्स हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, देन वाटर हो गया। जो सीमेंट है वो बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। जैसे हम एग्रीगेट्स और सैंड और पानी को डालते हैं तो ताकि वो उसे क्या करे, आपस में उनको बाइंड करे, बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। और बात करें एग्रीगेट्स की, एग्रीगेट एक ऐसी चीज़ है कंक्रीट में जो कि क्या करती है, उस कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फ्रेशली कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हार्डन स्टेट में जाने के लिए। अब एग्रीगेट्स की बात करें तो एग्रीगेट्स में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। इनकी ग्रेडिंग मैटर करती है, जो कोई पार्टिकल साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी सीप की mm से हम इनको पास कर रहे हैं, और उनका साइज़ क्या है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स किस टाइप्स के हैं वो, कि क्या शेप है उनकी, क्या पोरोसिटी है, क्या सरफेस उनकी अपीयरेंस कैसी है। बट ऑन द अदर हैंड जो ग्रेडिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है किसमें, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सचर में। तो इसमें जो भी 2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है ग्रेडिंग एंड नेचर ऑफ पार्टिकल साइज़। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो एग्रीगेट्स है वो कंक्रीट में स्ट्रेंथ अचीव करने का काम करता है। नेक्स्ट इज स्लम्प। कंक्रीट मस्ट ऑलवेज बी मेड विथ वर्केबिलिटी इज मेजर्ड ऑफ हाउ इजी और डिफ़िकल्ट it is to place, consolidate and finish concrete.
Consistency is the ability of freshly mixed concrete to flow. Plasticity determine concrete ease of molding. जो कंक्रीट हमेशा तैयार होता है उसमें वर्केबिलिटी को हम मेज़र करते हैं, चाहे वो कंक्रीट को हम कहीं भी प्लेस करें या कहीं भी फिनिश करें। कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि हमें ये बताता है कि आप ये ग्रेड यूज़ करेंगे तो उसके लिए इतना वाटर चाहिए, इतनी सीमेंट यूज़ करेंगे तो आपको उतना उसको पानी देना है। और प्लास्टिसिटी ये डिफ़ाइन करता है कि प्लास्टिसिटी से हम कंक्रीट हमारे लिए और भी आसानी कर देता है मोल्डिंग के प्रोसेस के लिए। टेबल 9.6 recommended slums for various types of construction. This table is recommended by IS code. इसमें ये बोला गया है कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है और स्लम्प कितना होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर के बीच कुछ भी बना रहे होंगे तो उनके लिए अलग अलग स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम भी बताई है और मिनिमम भी बताई है। रेनफोर्स फाउंडेशन वॉल्स एंड फुटिंग में कम से कम जो स्लम्प मिलीमीटर में होना चाहिए वो 75 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 mm होना चाहिए। प्लान फुटिंग और सबस्ट्रक्चर वाल में 75 होना चाहिए और मिनिमम 25 होना चाहिए। बीम्स और वाल्स में 100 mm होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए 25। ये हमारा IS कोड बोलता है। बिल्डिंग कॉलम्स में 100 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 mm होना चाहिए। पेवमेंट एंड स्लैब्स में 75 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 होना चाहिए। मास कंक्रीट में ज़्यादा से ज़्यादा 75 mm होना चाहिए और कम से कम 25 mm होना चाहिए। Then next is water content. Water contents mean how much quantity of water we are using in concrete, like influenced by a number of factors. कुछ फैक्टर हैं जो कि इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। एग्रीगेट साइज, शेप, टेक्सचर, देन उसके बाद स्लम्प। नेक्स्ट इज़ वाटर टू सीमेंटिंग मटेरियल रेशो, एयर कंटेंट, सीमेंटिंग मटेरियल टाइप एंड कंटेंट, एडमिक्सचर, इन्वायरमेंटल कंडीशन। सो वाटर कंटेंट एक ऐसी टर्म है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट, सैंड या एग्रीगेट, उसको पानी कितना देना है, कितनी क्वांटिटी में पानी देना है। अगर एग्रीगेट इस साइज़ का होगा, इस शेप का होगा, या हमारा स्लम्प इस टाइप का होगा, या फिर हम वाटर सीमेंटिंग मटेरियल में कितना रेशो दे रहे हैं, या हम कौन सा एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर कंटेंट मतलब कि हम कितना क्वांटिटी में, हमें कितनी उस ग्रेड में कितनी क्वांटिटी का वाटर रिक्वायर है, उस प्रोसेस को हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। The proportion of concrete mixture. The design of concrete structure involve the following steps: the establishment of specific concrete characteristic, the selection of proportion of available material to produce concrete of required properties with the greatest economy. Proportion of concrete में क्या है कि हम जो भी सिलेक्शन करते हैं, अपने पास जो हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी जो कितनी इकोनॉमी में हमें वो मिल रहे हैं, कितना हमें उनका प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है ताकि हम उस कंक्रीट को प्रोड्यूस कर सकें। अगर हम जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होंगे उनका यूज़ करेंगे, उनकी जो शेप, सरफेस होनी चाहिए या टेक्सचर होना चाहिए, वो एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए ताकि हमें उसे क्या मिले, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्लस ड्यूरेबिलिटी मिले। मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट. Weight proportioning method simple and quick for estimating mixture proportions using a assumed or known weight of concrete per unit volume. Absolute volume method, more accurate method which involves the use of relative density, specific gravity, values of all ingredients to calculate the absolute value each will occupy in a unit volume concrete. This method will be illustrated based on field experience, statistical data or on trial mixture. So पहला जो हमारा मेथड है वेट प्रोपोर्शनिंग मेथड, ये एक सिंपल और क्विक मेथड है जिसमें हम कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनका वेट करके डालें। इस मेथड को हम वेट ऑफ कंक्रीट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं।
देन उसके बाद है एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड। ये एक ऐसा एक्यूरेट मेथड है कि जिसमें हम कंक्रीट की रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करते हैं और एक अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके एक एस्टिमेट बना के फिर उसको हम तैयार करते हैं, या फिर हम फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जो भी डाटा है उसको तैयार करते हैं। हमें कुछ भी काम शुरू करने से पहले, कंक्रीट को स्टार्ट करने या कैलकुलेशन करने से पहले कुछ स्टेप्स जो हैं वो अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, फाइनेस ऑफ मॉडुलस, ड्राई इरोडेड यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, variation in the approximate mixing water required with slump, air content and grading of the available aggregates, then relationship between strength and water cement ratio for available combinations of cement and aggregate, job specification if any, maximum water cement ratio, minimum air content, minimum slump, maximum size of aggregate, and strength at early ages normal at 28 days, regardless of whether the concrete characteristics are prescribed by the specification or left the mix designer, and the mix proportion in kilogram per cubic meter of concrete can be computed in the following sequence। सबसे पहले हमें सीव एनालिसिस का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सीव से हम एग्रीगेट को पास कर रहे हैं। देन उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए उसकी मटेरियल्स की, वो जो एग्रीगेट्स हम यूज़ करेंगे वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशो का। फिर उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हमें 28 डेज़ के बाद कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। देन उसके बाद फिर हम फॉलोइंग जो भी डाटा है, जो भी कैलकुलेशन है वो तैयार करते हैं किसी भी फॉलोइंग सीक्वेंस में। देन नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशंस ऑफ पेंट्स। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ पेंट? पेंट्स आर classified into three categories. The first one is priming paints, second one is undercoating paints, and third is finishing paint। जो प्राइमिंग पेंट है, प्राइमिंग पेंट को हम रफ पेंट्स भी कह सकते हैं, और अंडर कोटिंग पेंट वो पेंट हो गया जो सेकेंडरी पेंट हो गया, और फिनिशिंग पेंट्स वो पेंट होता है जो हम उस सरफेस पे फिनिश जब करते हैं हम उस सरफेस को, तो जो लास्ट का जो पेंट करते हैं उसको हम फिनिशिंग पेंट कहते हैं, जिससे कि हमारी जो अपीयरेंस है, जो हमारा वो सरफेस है वो बहुत ही एक गुड शेप में आता है। देन द टाइप्स ऑफ पेंट्स लाइक ऑयल पेंट, जिसको हम ऑर्डिनरी पेंट भी कहते हैं, बिटुमिन पेंट। बिटुमिन पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग asphalt or bitumen in oil or petroleum। Then cement paint. Cement paint is consist of cement and hydrated lime mixed along with a coloring pigment. Then colloidal paint, a paint with no inert material. Then aluminium paint, the aluminium powered suspended in speed varnish or oil varnish. Asbestos paint, this type of paint applied to places export acidic gases and steam. And the last is cellulose paint prepared from nitro cotton cellulose sheet. Then emulsion paint, it is consist of polyvinyl acetate and synthetic resin as binding material. Enamel paint, it consists of white lead ground in small quantity of oil and mixed with petroleum spit in resinous matter. Graphite paint, black in color, applied on iron surfaces. Then luminous paint. Luminous paint contain calcium sulfide with varnish. Then silicate paint, it is prepared by mixing calcine group silica with resinous substances. Anti-corrosive paint is consist of oil and strong dryer. Plastic paint, where it has a variety of plastic present, applied using brush or spray painting. Synthetic rubber paint, it is prepared from resins. So what are the composition of oil paints? Base, how it is composed in oil paint. Principal constituent, a solid matter forming the main body of paint,
and possessing binding properties, white lead, red lead, zinc oxide, iron oxide, metallic powder of aluminium, copper, and bronze, etc. This paint makes the paint film harder and more resist to abrasion, forms a layer to obscure the surface, then reduce shrinkage, cracks on drying. It means this paint makes the paint harder and more resist. Then the where we coating that paint, it gives us a good and decorative surface. It's also reduce shrinkage, cracks on drying. So what are the good characteristics of a good and ideal paint? Should have a body or spreading power, should work smoothly and freely to be laid in thin coat. It should form durable, tough and wear resisting film upon drying. Color should not fade or change. Paint should dry in about 9 hours. Should become harder in 24 hours to take up another coat. Should not crack any drying. It should give a smooth and pleasing finish. It should drying very quickly and it should not damage the painted surface. So it's mean जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि इसका जो स्प्रेडिंग पावर होना चाहिए बहुत ही अच्छा स्प्रेडिंग पावर होना चाहिए ताकि फैलना चाहिए ये, और जब हम इसकी पेंटिंग कर रहे हों तो ये हमें एक स्मूथली और फ्रीली शेप दे उस पर्टिकुलर पेंट पे, उस पर्टिकुलर सरफेस पे, और ये ड्यूरेबल होना चाहिए। कलर इसका फेड नहीं होना चाहिए और ना ही चेंज होना चाहिए। जो हम पेंट करते हैं उस सरफेस पे वो 9 आवर्स तक सूख जाना चाहिए और इतना हार्ड होना चाहिए 24 आवर में कि ताकि हम उसके बाद उस पर दूसरी कोटिंग कर सकें। और उस जब भी हम उस पर कोटिंग करें सूखने के बाद उस पर क्रैक्स नहीं पड़ना चाहिए। अगेन वो हमें एक स्मूथ और प्लीजिंग फिनिश देना चाहिए, जल्दी उसको सूख जाना चाहिए और कोई भी उस पर्टिकुलर सरफेस को जब जहाँ जहाँ हम पेंट करते हैं वहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए। देन मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ दैट ऑयल पेंट्स। द बेस वाइट lead is thoroughly ground in oil. Then thinner turpentine oil is mixed to give it necessary workability. Then we have to add pigment and dryer are separately ground in linseed oil and mix with turpentine oil to make it thin. Pigment mixture intimately mixed with already prepared base. Then prepared paint is strained through fine cloth or sieve. Next, what are the defects in painting? Cracking, crazing and curdling. How cracking is caused, how it is occurred. Cracks extending throughout the entire thickness of paint due to improper seasoning of wood, excessive use of dryer, application of too many coats. जब क्रैकिंग कैसे उसमें अक्कर होता है, जब भी हम अपने डोर्स एंड विंडोज़ बनाते हैं या हम उनको उसमें ऐड करते हैं, उसमें रखते हैं, जोड़ते हैं, तो जो हम वुड यूज़ करते हैं उसकी सीजनिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई तो उसके कारण से इसमें डिफेक्ट आता है, क्रैक्स आते हैं। और फिर अगर हम बहुत ही मात्रा में ड्रायर का यूज़ कर लें तो उसके कारण इसमें डिफेक्ट आता है। फिर देन अगर उसके बाद हम इसमें क्या बहुत सारी कोटिंग कर लें, जितनी हमें रिक्वायर हों उससे ज़्यादा अगर हम इसी कोटिंग करें तो उसके कारण इसमें क्या आता है, डिफेक्ट आता है। देन द सेकंड पॉइंट इज क्रेजिंग एंड कर्डलिंग। हाउ इट इज़ अकर, हेयर लाइन क्रैक इनटू टॉप कोट ड्यू टू क्रेजिंग एंड कर्डलिंग। वो हुआ कि जिसके मान लो कि हम बहुत ज़्यादा उस
पेंट में एक्सेसिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण मतलब उसमें उसका फट जाना, उसका गिर जाना, या फिर हम जो भी ऑयल करें वो इम्प्योर ऑयल यूज़ करें तो उसकी वजह से डिफेक्ट आना, और या फिर इनसफिशेंट ड्राइंग ऑफ अंडरकोट। जब हम सेकेंडरी कोट कर रहे हों तो उसमें बहुत कम मात्रा में ड्राइंग का यूज़ करें तो उसके कारण वो गिर जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है और ना ही वो ड्यूरेबल रहता है। देन नेक्स्ट इज़ ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग। व्हाट इज़ ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग? मीन्स एक्सपोजर ऑफ पेंट टू स्ट्रॉन्ग सनशाइन। बहुत ही तेज़ धूप के कारण जो पेंट हमारा फट जाता है, उसके कारण जो भी फेलियर आता है वो ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग में आता है। लीविंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस टू बी पेंटेड। देन पेंटिंग इज सरफेस विद मॉइस्चर ऑन सरफेसिस और इन पोर्स ऑफ वुड। मान लो कि हमने उस सरफेस पे पेंट किया जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, यहाँ वहाँ पे कुछ होल्स वगैरह हों वुड में, तो उसके कारण जो डिफेक्ट्स आएंगे वो ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग में आएंगे। देन रन्स एंड सेज। एप्लीकेशन ऑफ टू थिक और स्लो ड्राइंग पेंट, मतलब कि हम बहुत ही थिक, उसकी जो थिकनेस है वो इतनी थिक है कि उसके कारण, या फिर आस्ता आस्ता सूखने के कारण जो फेलियर आएंगे, जो डिफेक्ट आएंगे, वो रन्स एंड सैग में आते हैं। पेंटिंग ओवर एक ग्लोसी सरफेस, जो हमारी सरफेस हो वो एकदम पैरेलल ना होना, उसके कारण से आता है। यूज़ ऑफ एक्सेसिव ड्रायर, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ड्रायर का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना। देन एक्सेसिव ह्यूमिडिटी और रैपिड थर्मल चेंज ड्यूरिंग ड्राइंग पीरियड, कि ह्यूमिडिटी का ज़्यादा हो जाना या फिर थर्मल चेंज, कुछ टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन आना, उसकी वजह से जो भी चेंज आ जाएगा तो उसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा वो रन्स एंड सेज में आता है। देन chalking, rub off with hands or cloth, use of insufficient oil in priming coat, washing off, deposition of water soluble dissolved water at lower edge forming streak, then dull appearance caused by use of excessive dryer or annealing. Dull appearance means it doesn't give any good appearance, doesn't give any decorative appearance. It is due to cause of excessive dries or on aging. Then next is slow drying, like धीरे धीरे उसका सूखना। यूज़ ऑफ inferior or old oils, painting over damp surfaces, painting during unfavorable weathering। तो स्लो ड्राइंग तब अकर होता है कि जब हम जो हमारे पास ऑयल्स हैं, जो हम उसमें पिगमेंट यूज़ करते हैं, वो बहुत ही पुराने हों, एक्सपायर हों उनकी डेट, तो उसमें जो हम ये यूज़ करें तो उसकी वजह से स्लो ड्राइंग होगी। देन अगर हम उसमें जो हम जहाँ पे हम पेंटिंग करते हैं वो सरफेस पैरेलल ना हो, एकदम डैम्प हो, उसकी वजह से स्लो ड्राइंग होती है। और फिर उसके बाद जो अनफेवरेबल वेदर है, अगर मान लो कि हमें हॉट वेदरिंग में पेंटिंग करनी है तो हम किसी मॉइस्चर वाले वेदर में या ह्यूमिडिटी वाले वेदर में अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके कारण जो भी इफ़ेक्ट आएगा वो स्लो ड्राइंग में आएगा। तो ये भी एक मेजर डिफेक्ट हुआ पेंटिंग में। देन उसके बाद येलोइंग ऑफ वाइट पेंट। यूज़ वाइट एनामेल वेयर ग्लोसी फिनिश इज़ डिज़ायर्ड। For indoor use, linseed oil with oil tint that doesn't bleach unless exposed to sunshine. Yellow of white paint, it's mean जो भी हमारे इंडोर यूज़ हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लाइनसीड वाला ऑयल यूज़ करें, ताकि उसमें क्या हो कि जो ग्लोसी फिनिश्ड हो, एकदम ब्लर नहीं आना चाहिए, सनशाइन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब जो डिफेक्ट्स हैं इनको हमें ध्यान में रख के पेंटिंग करना चाहिए। ज़्यादा उस वेदर में हमें पेंटिंग करना चाहिए कि जहाँ पे जिस वेदर में हमारा पेंट सूटेबल हो। हमें कोई एक्सपायरी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑयल्स वगैरह यूज़ नहीं चाहिए। हमारी जो सरफेस हो वो एकदम पैरेलल सरफेस में होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, और साथ में जो हमारा चॉइस होनी चाहिए पेंट की वो एकदम राइट चॉइस होनी चाहिए, और ह्यूमिडिटी या फिर थर्मल चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सब जितने भी डिफेक्ट्स हैं
वो इन कारण से आते हैं। तो हम इस बात से इंश्योर होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रख के पेंटिंग करना चाहिए, ताकि अब अगर हम अच्छे से पेंटिंग करेंगे तो जिस सरफेस पे हम पेंटिंग करेंगे उसकी जो कोटिंग होगी वो उस सरफेस में बहुत ही एक स्मूथ पेंटिंग होगी, एक अच्छा फिनिश होगा, एक ब्राइटनेस दिखेगी, उसकी जो अपीयरेंस की शेप होगी वो एकदम अच्छी होगी, बहुत ही अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव होनी चाहिए।